हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन एक्स्ट्रा क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेमस विक्टोरियन पोइट जी.एम. हॉपकिंस की एक फेमस पोएम जिसका नाम है द सी एंड द स्काई लार्क। ये पोएम एक सोनेट है जिसे लिखा गया था 1877 में इसे लिखा गया था। बेसिकली ये एक इटालियन सोनेट है जिसे डिवाइड किया गया है एक ऑक्टेव पार्ट में और एक सेस्टेट पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। फ्रेंड्स, इस पोएम का जो ओरिजिनल टाइटल है वो है वॉकिंग बाय द सी और इसकी राइमिंग स्कीम है ABBA CD CC DC। इस पोएम में दो आवाज़ों के बारे में बात किया गया है, जिसमें से एक आवाज़ है सी की यानी कि समुद्र के बारे में बात किया गया है और दूसरी आवाज़ है स्काई लार्क। स्काई लार्क फ्रेंड यहाँ पे एक पक्षी का नाम होता है जो कि समुद्री क्षेत्रों में पाया जाता है स्काई लार्क, तो उसकी आवाज़ के बारे में बताया गया है इस पोएम में। और इस पोएम की जो थीम है वो है डाउनफॉल ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि जो ह्यूमैनिटी है यानी कि जो मानवता है वो दिन पर दिन धीरे धीरे नीचे गिरती हुई जा रही है, यानी कि घटती हुई जा रही है। और जो लोगों की लाइफ है उसकी कंडीशन भी धीरे धीरे मिजरेबल होती हुई जा रही है। और जो ह्यूमंस हैं वो भी धीरे धीरे नेचर से दूर हटते हुए जा रहे हैं, नेचर की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस पोएम में इन सब के बारे में जिक्र किया गया है। जो जी.एम. हॉपकिंस थे वो एक विक्टोरियन पोइट माने जाते हैं जिनका जन्म 28 जुलाई 1844 में हुआ था और इनकी डेथ 8 जून 1889 को इनकी डेथ हो गई थी। तो ये बड़े ही फेमस पोइट रहे हैं विक्टोरियन एज के। इन्होंने अपने पोएम्स में स्प्रिंग रिदम्स का यूज़ किया है जिसके कारण ये बहुत ही फेमस माने जाते हैं। और इनकी पोएम्स की जो मेजर थीम्स रही हैं वो नेचर एंड रिलीजियंस पर आधारित थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पोएम के बारे में बात करते हैं। पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऑन ईयर एंड ईयर टू नॉइसेस टू ओल्ड टू एंड ट्रेंच, यानी कि दोनों कानों पर कुछ आवाज़ें आती हैं जो इतनी पुरानी आवाज़ें हैं कि जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। टू ओल्ड टू एंड, यानी कि वे आवाज़ें इतनी पुरानी आवाज़ें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगी, हमेशा सुनाई देती रहेंगी। राइट द टाइड दैट रैम्स अगेंस्ट द शोर, यानी कि जो राइट साइड है यानी दाहिनी तरफ से टाइड की आवाज़ें आ रही हैं, यानी कि जो समुद्र में जो लहरें उठ रही हैं उन लहरों की आवाज़ें राइट साइड से दाहिनी साइड से हमें सुनाई दे रही हैं। और दाहिनी साइड की जो लहरें हैं समुद्र में वो क्या कर रही हैं, एक शोर से, यानी कि जो समुद्र का जो किनारा है, जो तट है, उससे ज़ोरों से टकरा रही हैं और इस टकराव से एक शोर उत्पन्न हो रहा है, एक आवाज़ें उत्पन्न हो रही हैं जो कि हमारे पोइट के कानों पर सुनाई दे रही हैं। विद ए फ्लड और ए फॉल, और समुद्र में जो पानी है वो कभी तो इतनी तेज़ बहता है कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई बाढ़ आ रही हो, और कभी फॉल यानी कि कभी इतना धीमा हो जाता है और ऐसे लगता है जैसे कि कोई नदी बह रही हो। लो लुल ऑफ और ऑल रोर, और जो आवाज़ें हैं वो कभी तो इतनी धीमी होती हैं, लो लुल ऑफ यानी कि बहुत ही धीमी आवाज़ें होती हैं कभी तो, और कभी इतनी तेज़ आवाज़ें होती हैं जैसे कि तेज़ गर्जना के साथ जो आवाज़ें हैं वो आती हैं, यानी कि एक रोर उत्पन्न होता है कभी कभी, और कभी कभी इतनी धीमी हो जाती है वो आवाज़ें। और जो पानी है वो किनारे से टकराता है तो कभी कभी तो तेज़ आवाज़ें आती हैं गर्जना के साथ, यानी कि एक रोर उत्पन्न होती है जब पानी ज़ोर से टकराता है। फ्रिक्वेंटिंग देयर वाइल मून शैल वियर एंड वैन, और ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो चांद है वो पुराना नहीं हो जाता और घिस कर रुक नहीं जाता। यहाँ पे वियर का मतलब है घिसना, यानी कि वो चांद है जो घिस करके रुक नहीं जाता, तब तक ये चलता रहेगा। फ्रिक्वेंटिंग यानी कि लगातार फ्रिक्वेंसी के साथ में ये सब चलता रहेगा। इन 4 लाइनों में पोइट कहते हैं कि उनके दोनों कानों पर कुछ आवाज़ें आती हैं जो इतनी पुरानी हैं कि कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। अब दाहिनी तरफ से समुद्र में उठने वाली उन लहरों की आवाज़ आती है जो लहरें काफ़ी तेज़ी से बह रही हैं और वे लहरें किनारे से टकराती हैं। अब ये लहरें कभी तो इतनी तेज़ी से बहती हैं कि मानो ऐसा लगता है कि कोई बाढ़ या फ्लड आ गई हो, और कभी इतनी धीमी गति से बहती हैं कि मानो ऐसा लगता है जैसे कोई नदी बह रही हो। और ये सब लगातार एक फ्रिक्वेंसी के साथ होता रहता है और तब तक होता है जब तक कि वो चांद घिस करके पुराना ना हो जाए। तो अब ये सब राइट साइड में हो रहा था, तो अब लेफ्ट साइड में जो हो रहा है वो पोइट बताते हैं। लेफ्ट हैंड ऑफ लैंड आई हियर द लार्क सेकंड, कि लेफ्ट साइड से उन्हें एक लार्क की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि टाइटल में बताया गया है स्काई लार्क, तो ये एक पक्षी होता है जो कि समुद्री क्षेत्रों में पाया जाता है, तो उसकी आवाज़ आ रही है और वो लार्क असेंड कर रही है। असेंड का मतलब कि वो एक तरह से हवा में उड़ करके ऊपर की ओर जा रही है जो लार्क है। हिज रेस फ्रेश रिवाइंडेड न्यू स्कैन स्कोर, यहाँ पे पोइट का मीन है जो लार्क है उसके गाने से या उसकी आवाज़ से।
जो लार्क की जो साउंड है, जो उसका सॉन्ग है, वो एकदम फ्रेश है, उसमें किसी प्रकार का कोई राश नहीं है या खराश नहीं है, वो बिल्कुल प्योर आवाज़ है, बिल्कुल फ्रेश आवाज़ है। और रिवाइंडेड यानी कि एक ही तरह की आवाज़ बार बार आना, जैसे कि जो लार्क पक्षी है वो जो बोलता है तो एक ही तरह की आवाज़ है, एक ही तरह की जो नॉइस है वो प्रोड्यूस करता है, बार बार एक ही तरह से बोलता है, रिवाइंडेड। और ये जो लार्क पक्षी की जो आवाज़ है पोइट ने पहली बार सुनी है, जो कि पोइट का ध्यान है वो उसकी ओर खींचा चला गया है। इन क्रिप्स ऑफ कर्ल ऑफ वाइल्ड विच वेरल। अब जो लार्क पक्षी की जो आवाज़ है वो एक राउंड सर्कल लिए हुए आवाज़ है कि वो बहुत सारी आवाज़ों में मिक्स हो रही है। पोइट कह रहे हैं कि जो ये लार्क पक्षी की जो आवाज़ है ये बहुत ही स्पेशल है और ऐसा लगता है कि जो ये आवाज़ है ये आपस में उलझी हुई है, एक दूसरे से मिक्स्ड है। एंड पोर एंड पेल्ट म्यूज़िक। अब यहाँ पोर का मतलब होता है कि एक पात्र से दूसरे पात्र में डालना, और पेल्ट का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं उनको गिराते हैं। अब यहाँ पर पोइट का मतलब है कि जो लार्क पक्षी है ये अपने सॉन्ग को या अपनी वॉइस को हमारे ऊपर गिरा रही है, उन पत्थरों की तरह, उन छोटे छोटे कंकड़ों की तरह हमारे ऊपर गिरा रही है या हमें अपना म्यूज़िक दे रही है। टिल नन्स टू स्पिल नॉर स्पेंड। और ये तब तक हमें अपना म्यूज़िक देते रहते हैं कि जब तक कि इनके पास अपना म्यूज़िक खुद ना बचे, ना ही इनका म्यूज़िक कहीं बहकर समुद्र में गिर जाएगा और ना ही इनके पास इतना म्यूज़िक बचेगा कि ये किसी दूसरे को अपना म्यूज़िक दे सके, कि तब तक ये अपना म्यूज़िक हमें देते रहेंगे। हाउ दीज टू शेम द शैलो एंड फ्रेल टाउन। यानी किस तरह से ये दोनों इस कमज़ोर शहर को या इस कमज़ोर जो टाउन है इसको शैलो एंड फ्रेल टाउन यानी कि जो गिरा हुआ टाउन है अपनी ह्यूमैनिटी में, तो ऐसे टाउन को ये किस प्रकार से शेमफुल फील करवाते हैं। यानी कि जो टाउन है वो अपनी ह्यूमैनिटी से गिरा हुआ है, बिल्कुल गिर चुका है नीचे, तो वो उसको किस प्रकार से शेमफुल यानी कि शर्मिंदा करवा देते हैं। हाउ रिंग राइट आउट आवर सॉर्डेड टर्बिड टाइम बीइंग प्योर। और कैसे ये दोनों हमारे इस गंदे और इम्प्योर, सॉर्डिड और टर्बिड, ये दोनों इम्प्योरिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो पोइट कहते हैं कि कैसे ये दोनों हमारे गंदे और इम्प्योर समय में, टाइम में बिल्कुल ही अलग दिखाई देते हैं, डिफरेंट दिखाई देते हैं, क्योंकि अपनी उस प्योरिटी के कारण ये डिफरेंट दिखाई देते हैं। यानी कि जो सी का साउंड है वो भी बहुत ही प्योर है, जो लार्क पक्षी है उसका साउंड भी बहुत ही प्योर है हमारे इस इम्प्योर टाइम के हिसाब से। वी लाइव्स प्राइड एंड क्राइड फॉर क्राउन। वी का यूज़ यहाँ पर ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ किया गया है, मानवता के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ जो ह्यूमैनिटी है, जो वी है, वो क्या है, वो लाइफ के लिए एक प्राइड है, एक गर्व है। और जो ह्यूमंस हैं वो इस प्लेनेट के, इस जो ग्रह है, जो पृथ्वी है, उसके क्राउन पीपल हैं। क्योंकि जो नेचर है यहाँ पे, जो प्रकृति है, जो पशु है, जो पक्षी है, उन सभी पर हमारा ही कंट्रोल है। तो हम कह सकते हैं कि जो गॉड है, जो ईश्वर हैं, उन्होंने हमें इस प्लेनेट पे क्राउन करके भेजा है। हैव लॉस्ट दैट चेयर ऑफ चार्म ऑफ अर्थ्स पास्ट प्राइम। मगर हमने उस ब्राइटनेस को, उस खुशी को, उस चमक को खो दिया है जो कि इस धरती पर, इस प्लेनेट पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। क्योंकि जिस चीज़ के खातिर गॉड ने, ईश्वर ने हमें यहाँ पर क्राउन किया था, उस चीज़ को हमने खो दिया है। यानी कि मानवता को, ह्यूमैनिटी को हमने खो दिया है। यहाँ पे जो चीयरनेस है, जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, उस सब चीज़ों को हमने इस अर्थ पे खो दिया है। आवर मेक एंड मेकिंग ब्रेक आर ब्रेकिंग डाउन टू मैन्स लास्ट डस्ट। यानी कि हमारा किसी भी चीज़ को बनाना और उसे तोड़ देना, उसे ब्रेक कर देना, यानी कि उसे तोड़कर बर्बाद कर देना। और कहाँ तक, यानी कि जो इंसान है, जो मानव है, उसके जो आखिरी कण तक उसे तोड़कर बर्बाद कर देना, यानी कि मैन्स लास्ट डस्ट। यानी कि ह्यूमंस क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ को बनाते हैं और उसे तोड़ देते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़, बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन उन्हें आखिरी कण तक तोड़ देते हैं। और इन सब चीज़ों को बनाने में और तोड़ने में जो अर्थ की, जो नेचर की जो ब्यूटी है, उसे कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी कि जो ह्यूमंस हैं वो अपनी इन सब चीज़ों की खातिर जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो नेचर की, जो अर्थ की जो ब्यूटी है, उसे कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा रहे हैं, चोट पहुँचा रहे हैं इन सब चीज़ों को बनाने और तोड़ने में ही। और इन सब चीज़ों से हम देखें तो ये एक तरह से स्वयं को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे कि ये इन सब चीज़ों के माध्यम से कहीं ना कहीं जो ह्यूमंस हैं उनको ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रेन्स फास्ट टू वार्स मैंस फर्स्ट स्लिम।
और धीरे धीरे ड्रेन यानी कि धीरे धीरे बहकर जो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं बहकर जा रही हैं मैंस फर्स्ट स्लाइम। यहाँ पर स्लाइम का मतलब है मिस्टेक से या गलतियों से। तो ये सब चीज़ें हैं, ये जो सब प्रॉब्लम्स हैं वो बह कर के धीरे धीरे वो जो मैंस के जो फर्स्ट स्लैम्स यानी कि जो पहली गलती है उसकी तरफ जा रही हैं। अब इस लास्ट लाइन के माध्यम से जो पॉइंट है हमारा ध्यान उस एडम और ईव की तरफ ले जा रहे हैं जिन्होंने गॉड का आदेश नहीं माना था। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। तो ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार जो एडम और ईव को गॉड ने एक आदेश दिया था कि जो ईडन गार्डन है इसमें जो फल है उसको तुम्हें नहीं छूना है, नहीं खाना है, मगर उसके बावजूद भी उन दोनों ने उस फल को खा लिया और गॉड के आदेश को नहीं माना। और कहीं ना कहीं उन दोनों ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी जिसके कारण उनका डाउन टू फॉल शुरू हो गया, यानी कि उनका पतन होना शुरू हो गया। इसी का एग्जाम्पल देते हुए पोइट कहते हैं कि गॉड के द्वारा जो क्रिएशन हमें उपहार स्वरूप यानी कि गिफ्ट में जो दी गई है, यानी कि जो अर्थ है, जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो हमें एक गिफ्ट के रूप में गॉड के द्वारा दी हुई है। और जो ह्यूमंस हैं वो इसकी बिल्कुल भी कदर नहीं कर रहे हैं, लगातार इस नेचर पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसे नुकसान पहुंचाते हुए जा रहे हैं। तो इसी और पोइट ने इशारा करते हुए कहा है कि जो ह्यूमंस हैं उनका भी धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया है क्योंकि वो नेचर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये सब चीज़ें ही हमें धीरे धीरे हमारे डिटोरिएशन की तरफ ले जा रहे हैं। और इसी के साथ ये पोएम ख़त्म हो जाती है। बेसिकली इस पोएम में जो पोइट हैं वो हमें सी और स्काई लार्क का एग्जाम्पल देते हुए गॉड और गॉड की क्रिएशन जो नेचर है उन दोनों के करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, वो किस प्रकार से अपने डिस्ट्रैक्शन की ओर जा रही है, उसका धीरे धीरे पतन हो रहा है। सो आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।